इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर शेर को निकाल दिया गया और वापस ही ना आने दिया गया। इलेक्शन हो गए सेनेट के और बगैर निशान के वो हमने इलेक्शन लड़े, मगर किसी ने ये ना कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। किसी ने ये ना कहा कि ये मकबूल जमात 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत में जमात बैठी है, इसके साथ ये इंसाफी नाइंसाफी ना की जाए। मगर मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, भले आप जिसको मासूम कहें, भले आप किसी को गुड टू सी यू कहें, मगर ये आज कहना ज़रूरी है कि अगर मुझे आप बेगुनाह करते हो, मुझे आप बरी करते हो केसेस से, तो क्या ये कहना ज़रूरी नहीं है? मैं तो उसको लेवल कहूँगा। मुझे तो आज अगर सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल तो मुझे आज भी नहीं मयस्सर। अगर मुझे लेवल दिया जाता तो फिर ये ज़रूर कहा जाता कि जनाब इनके साथ जुल्म जबर हुआ था। और आज जो लोग हैं जो बैठे हैं जेलों में, उनके साथ अदालत के कानून आइन के मुताबिक इंसाफ किया जाएगा। हम आज भी उनके लिए भी कहते हैं, आवाज उठाते हैं कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि किसी की कैंपेन चलाई जाए वहां बैठ के अदारों में, अदारों के लोग एक ज़हन साजी करें किसी की। मेरे पे तो आज तक वो डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज जो हैं वही वापस नहीं लिए गए, और आज किसी को मासूम बना दिया जाए। इलेक्शन सर पे हो और मासूमियत के और लाडलापन के और मकबूलियत के दावे किए जाएं। भाई सोशल मीडिया पे आज कहा जाता है कि एक सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है, तो क्या सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने वाले वो लोग नहीं हैं जो हजारों भर्ती किए गए थे केपीके में, और वहां से सरकारी आपके मेरे पैसों से उनको तनख्वाह दी जाती थी, और आज उनको तनख्वाह कहां से दी जा रही है? ये वही लोग हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ काम करते थे और ये एक बयानिया बनाते थे। आज भी वही लोग हैं जो ये बयानिया बना रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये मकबूल है, ये गैर मकबूल है। हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हम जमीन पे जलसे जुलूस कर रहे हैं, और एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है। तो मुझे ये कहने की इजाजत भी दें, कल परसों सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से एक क्लिप चलाया गया पीटीआई की तरफ से कि उस पर हमला हुआ है, वो जख्मी हो गया। मैं आपके सामने खड़ा हूं यार, अभी तक तो ठीक हूं, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई हमला नहीं हुआ, कल का मुझे पता नहीं है। मगर क्या इस तरह सोशल मीडिया पे आप कैंपेन लोगों को चलाने का मौका देंगे और उस पर से मासूम उनको कहेंगे? आज क्या 9-10 मई का वाकया छोड़ दें? और क्या आज जो सहूलतकारी हो रही है, और जो मैं बार बार कहता हूं, आज इनका एक मकसद है और उसको जो लीड कर रहा है, उसकी जो सरपरस्ती कर रहा है, उस सोच की, उस कुनबे की, उस मंसूबा साजों की, उस फील्ड में या सोशल मीडिया पे उतरे हुए लोगों की, वो चकवाल की अजीम शख्सियत जो खुद को कहती है और दुनिया कुछ उसके बारे में और कहती है, हम कुछ और सोचते हैं उसके बारे में। वो सारे मिल के चाहते हैं कि या तो इलेक्शन को इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए और अदारों में बैठे लोगों की जानिब से कोई ऐसी जजमेंट आ जाए, ऐसे अल्फाज दे दिए जाएं कि जिससे इलेक्शन मुतनाज़ा बना के एक माहौल बना के 9-10 मई की तारीख को दोबारा दोहराया जाए, या कम से कम इस माहौल पैदा करने से इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं और इलेक्शन के नाम पे या माहौल जैसा बनाया जा रहा है कोई ऐसी कोई मामला बन जाए कि
جو آئین قانون کے مطابق جمہوریت تھوڑی بہت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو بھی سمیٹ کے مارشل لا کی طرف بڑھا جائے تاکہ ان کا ہدف پورا ہو سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے، جبکہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ جمہوریت الیکشن کے بغیر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان مضبوط، مستحکم اور معاشی لحاظ سے اس گرداب سے نکل ہی تب سکتا ہے جب الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے، مگر ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے تاکہ ان کے وہ مکرو عزائم جو وہ لے کر آئے تھے، جو ایجنڈا پورا نہیں کر سکے 9-10 مئی کو، وہ پورا کر سکیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے بھی ہوش کے ناخن لیں، ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جس طرح ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی کہ جناب وہ بلال ورک جو ہیں ان کی کہا گیا کہ وہ پیپر فائل کرنے گئے تو ان کو زخمی کر دیا۔ اگلے دن ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا، میں تو گرا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا۔ اور کل پرسوں کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے اور کسی کے مقبولیت کے نعرے لگائے کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی مقبول ہوتا ہے؟ مقبولیت ہوتی ہے زمین پہ آنے سے، لوگوں کو فیس کرنے سے، جلسے جلوسوں سے، انتخابات سے پتہ چلے گا۔ اور اگر یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مقبول وہ ہوتا ہے جو 9-10 مئی کو حملہ کرتا ہے؟ مقبول وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو، ایک تشدد کرنے والے کو، ایک وہ کام جو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا، وہ کام کرنے والے کے فالوور اگر پاکستان میں زیادہ ہیں بقول سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے یا مختلف کوئی تجزیہ نگار، یا آج بھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال والا شخص یا بندیال یا ثاقب نثار انہوں نے مرکز طاقت کا یا فیصلے کا ایک نہیں رہنے دیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ سازی کے اور طاقت کے مرکز کئی بنا دیے تھے جس سے ریاست کو نقصان پہنچا تھا۔ اور آج جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجنڈا ان کا پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ تاثر دے کے کہ وہ مقبول ہے، اپنے عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے، ہم کھڑے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے تو آئین قانون بدل دو، پھر بتاؤ کہ یہ جرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے فالوور جو ہیں کتنی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں، اور نواز شریف کے فالوور جو ہیں وہ بچائیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے ریاست کو بچا سکتی ہے، یا زیادہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک سوشل میڈیا پاکستان کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک سوشل میڈیا ٹیم آج جو اگر فارن فنڈنگ میں سے پیسہ جو آیا تھا اس کی تحقیق کر لیتے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ ان کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو، ایک کیمپین، ایک بیانیہ بنانے والوں کو یہ پتہ اس وقت چل جاتا اگر اس کی تحقیق تفتیش قوم کے سامنے رکھ دی جاتی۔ نہیں کیا گیا تو ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے
पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को बताना होगा कि ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है। पाकिस्तान के अदारों को बताना पड़ेगा कि इनके पीछे कौन है, इनके अज़ाइम क्या हैं और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को अदमे इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं, जो ये कर रहे हैं उनके लिए काम। बहुत शुक्रिया। अच्छा मियां साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सरकारी टीवी ने भी कवरेज देना शुरू कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं जो सहूलतकार हैं उनको कामयाबी मिल रही है? और दूसरा, अभी आपने मार्शल लॉ का जिक्र किया है, तो क्या आपको कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ऐसा कोई मनसूबा भी आ रहा है? देखें, बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सरकारी टीवी जो है उनको कवरेज दे, तो फिर भी मुझे कहा जाए कि मैं लाडला हूं, फिर ये समझ नहीं आती कि किसके लिए कौन काम कर रहा है। और फिर ये कोई बताए कि आज भी मुझे लेवल है, फील्ड तो आज मुझे मिल गई, मगर क्या मुझे लेवल मिला? जो 2018 में फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड सारी की सारी फील्ड ही, सारा लेवल ही एक जानब चला गया था और उस वक्त मेरे लिए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आज भी ये काम कर रहे हैं वो रियासत के मफाद में नहीं है। और मार्शल लॉ की जो बात मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए अफसोस से देखते हुए माहौल को जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है और जो ये लोग कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई फेक न्यूज, फेक वीडियो वायरल करते हैं, ये माहौल बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि या इंतखाबात मुलतवी हो जाएं और या कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए कि जिससे मार्शल लॉ का गमान पैदा हो और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ लोगों के अंदर एक बेचैनी या एक गमो गुस्सा बढ़ जाए। और मैं ये समझता हूं कि ये ना रोका गया तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं जाएगा। आप बात करते हैं, आप हमेशा बात करते हैं कि आज भी सहूलतकारी की जा रही है, चकवाल की शख्सियत के हवाले से भी बात करते हैं। आज आपने जमहूरियत के डीरेल होने और मार्शल लॉ की फिर से बात की है। कौन है वो लोग जो आज भी सहूलतकार हैं? जाहिर है चकवाल की अकेली शख्सियत तो नहीं है, कोई और भी उनके साथ होंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 में जमहूरियत को दफन किया था। ये वही लोग हैं जो 2017 के फैसला करवाने वाले थे। ये वही लोग हैं जो 2017 के तमाम किरदार थे। ये वही लोग हैं और आज तक पीछे नहीं हटे। क्या बंदयाल साहब हों या साकिब साहब हों, किसी ने आज तक पूछा है कि ये फैसले क्यों दिए गए? क्या ये जरूरी नहीं है कि आप नैब के लोगों को, आप मीडिया के उन चंद लोगों को, आप अदलिया के में बैठे उन चंद लोगों ने जिन्होंने फैसले दिए थे, एक टीवी जिस तरह मैं आज खड़ा हूं सामने, ये खड़ा करके कहना चाहिए कि हमने नवाज शरीफ से ज्यादती की थी, हमने वो जुल्म किया था, हमने नाइंसाफी की थी, तो मैं समझूं कि मुझे भी कोई लेवल मिल गया है। आप एक जानब तो सारे के सारे बोल रहे हो और मुझे कहा जाए कि आप वही डॉन हैं, वही सिसिलियन माफिया हैं, वही चोर डाकू हैं, बरी भी आप कर रहे हो और कोई मेरे लिए मासूमियत का लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही ना हो, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे लिए लेवल है? फिर मुझे ये शक है और हालात बता रहे हैं कि ये चाहते हैं वो किरदार चकवाल वाले हों या बाकी नाम जो मैं कह रहा हूं, ये सारे के सारे ही चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए जिससे ये बची कुची जमहूरियत को समेट के वो अपने अज़ाइम और अदारों और कौम के दरमियान फासले बढ़ा सके। मियां साहब ये बता दें, मियां साहब ये बताएं, जो है वो आपकी हुकूमत रही थी और ये मनसूबाबंदी करने वाले किरदार आप उस वक्त भी बताते रहे जब आपकी 16 माह की हुकूमत बनी, आप इक़्तिदार में थे, तो आप लोगों ने इनके खिलाफ क्यों नहीं केसेस दायर किए, क्यों नहीं इनको सजा दी? अब आप कह रहे हैं आप क्या निगरान हुकूमत से? देखें, बात यह है कि जिनके खिलाफ केसेस बनाए उसके असरात आज तक भी हमारे पे हैं, हमने भुगता। और जो आप 16 माह की हुकूमत की बात करते हैं, कौमी हुकूमत की,
जब हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी तो ये किरदार जो थे इतने मुतहर्रक हुए कि हमें 2/3 अक्सरियत रखते हुए भी सजा दिलवा दी। आप ये समझते हैं कि कौमी हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती? हम उस वक्त भी कहते रहे, और क्या ये चीज़ें साबित नहीं हुई कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा जो थे उस वक्त कितने ताकतवर थे? उन 16 माह में भी क्या हमारे में हिम्मत थी कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन कर सकते? क्या ये हकीकत नहीं है कि इंसाफ देने वाला जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उसके साथ इन्होंने क्या किया? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज के जो चीफ हैं उन्होंने एक जजमेंट दी, हकीकत में मबनी जजमेंट दी फैजाबाद धरने के हवाले से? क्या उनके खिलाफ रेफरेंस इन्हीं लोगों ने नहीं दिलवाया था? और दिलवाने वाले जो थे वो आज आज़ाद फिर रहे हैं, और देने वाला जो था वो आज जेल में बैठा हुआ है। मगर क्या उस हवाले से किसी ने पूछा आज तक कि ये रेफरेंस क्यों फाइल किया गया था? नहीं कोई पूछता। तो फिर मेरे से आप तवक्को रखते हैं, मेरे से आप तवक्को रखते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं इतना ताकतवर नहीं, मगर मेरी जुबान कोई बंद नहीं रख अच्छा, मियां सकता। साहब, मैं बात जरूर करूंगा। मियां साहब ये बता दें, आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है मुख्तलिफ, उसके पीछे कोई इदारों की जो है मदाखलत भी नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि टाइम आ गया सारी सियासी क़ुव्वतें जो एक प्लेटफार्म पे खड़ी होके जो है उनके किरदार को तो कम से कम जो है वो ख़त्म करें? देखें, सियासी क़ुव्वतें ही नहीं, तमाम स्टेक होल्डर, सियासी क़ुव्वतें ही नहीं, तमाम स्टेक होल्डर और तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि ये देखें कि ये खेल क्या खेला जा रहा है और इस खेल से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। और ये जो तासर दिया जाता है कि किसी ख़ास जमात की फेवर की जा रही है और किसी एक जमात को जो है किनारे पे या फील्ड से बाहर रखा जा रहा है, ये तासर ख़त्म होना चाहिए। और ये किसी तौर मफाद में पाकिस्तान के नहीं होगा कि अगर इस तरह का तासर जाए। आप ये बताएं कि कभी हमें पकड़ते वक्त किसी को पता चलता था? आज पहले वीडियो बनती है, उसके बाद पता चलता है कि फलां को जो है वो उनके दरवाजे को नॉक किया गया, वीडियो पहले आ जाती है, बाद में पता चलता है कि कहाँ गए थे। ये सारा जो खेल है, इसका जो मास्टरमाइंड है वो है चकवाल का शख्स, और वो आज भी इतना पावरफुल और आज भी इतना सोर्सफुल है कि वो ये सारे ताने बाने बुन रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून और JUI में फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब मौलाना साहब के बेटे की शादी हो, जरदारी भी हो, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा भी नहीं है। तो क्या इनको बुलाया नहीं गया या मामला इस हद तक चला गया कि अब आपस में कोई सीट एडजस्टमेंट पे बात तय नहीं हुई तो शादियों पे जाना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको ये इल्म होना चाहिए और होगा कि नवाज शरीफ साहब हमेशा किसी की शादी पे मुबारकबाद के लिए या पहले चले जाते हैं या बाद में जाते हैं। हमारी जो सेकंड थर्ड लीडरशिप थी वो मौजूद थी, कोई फासले नहीं बढ़े। सीट एडजस्टमेंट ना होना, इत्तेहाद ना होना, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि फासले बढ़ गए। अपने अपने प्लेटफार्म से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे होंगे।